Okay, another video of topical MCQs past paper solution. टॉपिक हमारे पास है केमिकल काइनेटिक्स। पहला क्वेश्चन हमारे सामने एक इक्वेशन दी हुई है। हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रही है क्लोरीन गैस से इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। ठीक है। और HCl गैस बन रही है। तो अगर हम इस रिस्पेक्ट से देखते हैं कि HCl गैस बन रही है, तो दिस रिएक्शन, दिस गिव द रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, अब अगर याद रखें कि अगर कोई भी रिएक्शन जो है वो कैटलिस्ट की हेल्प से हो या लाइट की हेल्प से हो, और अगर हम इस लाइट को रिमूव कर दें और वो रिएक्शन ना हो, तो वो तमाम के तमाम रिएक्शन, या इसी तरह यही चीज़ कैटलिस्ट के लिए है कि अगर कैटलिस्ट के रिमूव करने से वो उसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही कम हो जाए या वो हो ही ना पाए, तो इस टाइप के तमाम रिएक्शंस जो हैं वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की कैटेगरी में आते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है platinum is used as a catalyst in the manufacture of sulfuric acid by the contact process. In this process, platinum can become ineffective if it ऑप्शन ए में दिया हुआ है इज यूज इन अ फाइनली डिवाइडेड फॉर्म, बी में दिया हुआ है इज एम्प्लॉयड इन द कोलाइडल फॉर्म, सी में दिया हुआ है इज एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर, और डी में दिया हुआ है रिएक्ट विथ ट्रेस अमाउंट ऑफ आर्सेनिक। अच्छा, अब देखें यहाँ पर अगर हम यहाँ क्लियर बात करें, ऑप्शन ए में अगर हम इसको प्लैटिनियम को फाइनली डिवाइड कर देंगे तो उसका बेसिकली सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो सरफेस एरिया अगर हम कैटलिस्ट का बढ़ा देते हैं, तो रेट ऑफ वो तो फिर अवेलेबिलिटी एक किस्म की कैटलिस्ट की रिएक्शन के लिए ज़्यादा हो जाएगी, तो उसको तो उल्टा रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देना चाहिए। हम बात कर रहे हैं कि हम ऐसा बात करेंगे कि जिसमें इसने इनइफेक्टिव हो जाना है। तो इनइफेक्टिव कोई भी कैटलिस्ट उस वक्त होता है जब वो प्योर ना रहे। अच्छा, ऑप्शन बी में देखें इज एम्प्लॉयड इन द कोलाइडल फॉर्म। कोलाइडल फॉर्म में भी ये एक मिक्सचर की फॉर्म में जाएगा, मतलब उसकी रिएक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सी ऑप्शन में दिया है इज एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर अगर हम करते हैं तो उसमें यह है कि प्लैटिनियम ऑलरेडी हाई टेम्परेचर पे भी वर्क कर सकता है, क्योंकि उस पे इसकी कॉम्पोजिशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसी जैसे कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है रिएक्ट विथ ट्रेस अमाउंट ऑफ आर्सेनिक, मतलब एक आर्सेनिक एक अदर सब्सटेंस के साथ इसको रिएक्ट करवा देते हैं, तो इसकी कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगी। जब इसकी कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगी तो इसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी या ऑलमोस्ट इनइफेक्टिव हो जाएगी। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेबल्ड पार्ट इन द गिवन एनर्जी डायग्राम that represent the minimum energy required for the enzyme catalyzed reaction। यहाँ हमारे पास एक एनर्जी डायग्राम दी गई है। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए लेबल, ये जो है ये हमारा रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल है और ये प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल है। ठीक है। रिएक्टेंट के एनर्जी लेवल से प्रोडक्ट के एनर्जी लेवल पे आने के हमारे पास दो पाथ्स हैं। एक हमारा नजर आ रहा है बी पार्ट, क्योंकि हमेशा रिएक्टेंट से सही है, और दूसरा हमारा नजर आ रहा है सी पार्ट। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, जो बी पार्ट है इसमें ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी और सी पार्ट में कम एनर्जी कंज्यूम होगी। और सी पार्ट बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कैटलिस्ट पार्ट को, क्योंकि कैटलिस्ट ही है जो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, वो कम कर देता है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अकर। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हम उस रिएक्शन को भी कह सकते हैं जो बेसिकली जो लॉज ऑफ नेचर के अगेंस्ट होता हो। सबसे पहले ऑप्शन में दिया हुआ है डिसोल्यूशन ऑफ आयनिक सॉल्ट इन अ पोलर सॉल्वेंट। तो अगर आप देखें कि जब भी हम किसी भी सॉल्ट को, आयनिक सॉल्ट को, जो कि एक पोलर सॉल्वेंट यानी कि H2O वाटर में अगर हम डिजोल्व करें, तो ऑटोमेटिकली वो काम स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। कोई ऐसा काम जो नेचुरली खुद ब खुद हो रहा हो उसको स्पॉन्टेनियस कहते हैं। तो ऑप्शन ए तो हमारा स्पॉन्टेनियस कहलाएगा। ठीक है। और हमने बेसिकली नॉन स्पॉन्टेनियस की बात करनी है। नॉन स्पॉन्टेनियस वो रिएक्शन या वो प्रोसेस होते हैं जिसको करने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एक्सटर्नल एनर्जी।
इस तरह से हम समझ सकते हैं। अच्छा, ऑप्शन बी है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इन एयर बाय द लाइटिंग। हाँ, ये ऑप्शन बी में देखें कि नाइट्रिक ऑक्साइड का बनना बेसिकली ये एक एक्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसको बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, और ये प्रोसेस होता है लाइटनिंग की मदद से। और लाइटनिंग का प्रोसेस भी एक इन शॉर्ट बेसिकली वो नेचुरल प्रोसेस में ही आता है। फिलहाल हम आगे और चेक करते हैं कि कन्वर्जन ऑफ लिक्विड वाटर इनटू हाइड्रोजन गैस। अब अगर आप लिक्विड वाटर को हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो या आपको लिक्विड वाटर को बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देने पड़ेगी, या आपको उसको इलेक्ट्रोलाइज करना पड़ेगा, मतलब आपको एक्सटर्नल एनर्जी देना होगी, तब जाके होगा। तो इसका मतलब है ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो सकता है, लेकिन फिलहाल मैं ऑप्शन डी भी चेक करता हूँ। ऑप्शन डी में दिया हुआ है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड बाय अ स्ट्रॉन्ग बेस। अगेन हम ऑलरेडी ये लैब्स में परफॉर्म करते हैं कि हम एसिड और बेस को मिक्स करते हैं, वो खुद ही एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ये भी एक किस्म का विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी के हो जाता है। तो ये भी स्पॉन्टेनियस है, तो ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट है, क्योंकि लिक्विड वाटर को हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द गिवन रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। यहाँ नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, या इसको फेरिक ऑक्साइड कहना चाहिए, अमोनिया गैस में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आपको याद करें तो ये एक हाइपर प्रोसेस का रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन को हमने पता करना है कि आया कि ये किसकी एग्जांपल है। ये है ऑटो कैटलाइजेशन, नेगेटिव कैटलाइजेशन, होमोजीनियस कैटलाइजेशन, या हेट्रोजीनियस कैटलाइजेशन। अगर आप देखें यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट्स के जो स्टेट है वो गैसियस स्टेट है, इवन प्रोडक्ट की भी गैसेस है, लेकिन जो हमारा जो कैटलिस्ट हम यूज कर रहे हैं वो सॉलिड स्टेट में है। तो ऐसा अगर कैटलिस्ट की स्टेट जो है वो डिफरेंट हो, तो इस टाइप के कैटलाइजेशन को हम हेट्रोजीनियस कैटलाइजेशन कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है गिवन दैट 2 मोल ऑफ ए रिएक्टेंट रिएक्टिंग विथ 1 मोल ऑफ बी रिएक्टेंट एंड फॉर्मिंग 2 मोल ऑफ सी प्रोडक्ट। मतलब ये हमें एक सिंपल सी एक जनरल इक्वेशन दी गई है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू, जो है ए का ऑर्डर क्या है हमारे पास, टू है, एंड द ओवरऑल ऑर्डर 3 है। व्हाट विल बी द रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन। अगर हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए के ऊपर एक्सपोनेंट है वो 2 नजर आना चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में ऐसा कुछ नजर आ रहा है। लेकिन जबकि इन्होंने कहा है कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 3 है। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनकी पावर्स को हम ऐड अप करते हैं। ऑप्शन ए में बी जो रिएक्टेंट है इस ये मेंशन नहीं है, इसका मतलब इसकी पावर 0 है। तो इसको अगर मैं ऐड अप करूंगा तो ये बनेगा 2 + 0। तो 2 + 0 हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2 आएगा, जबकि हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 चाहिए। तो लेकिन अगर ऑप्शन सी में देखें, ए की पावर 2 है और बी के ऊपर पावर मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब इसकी पावर 1 है। तो इसका ऑर्डर 3 बनेगा। इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन एक एनर्जी डायग्राम है। इस एनर्जी डायग्राम में कहा जा रहा है इन द गिवन एनर्जी डायग्राम द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय। अगेन यहाँ पर हमारे पास अगर आप गौर से देखें कि ये जो हमारे पास हमेशा जो भी कैटलिस्ट जो भी हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है वो स्टार्ट लेती है, नंबर वन ये याद रखिएगा, वो रिएक्टेंट साइड से स्टार्ट लेती है। तो रिएक्टेंट साइड से सिर्फ और सिर्फ हमें दो ही कंपोनेंट्स हैं जो नजर आ रहे हैं, एक ऑप्शन सी और एक ऑप्शन डी। रिएक्टेंट साइड से स्टार्ट लेती है और ये जो हायर एनर्जी लेवल तक जाती है। ठीक है, अब एक हायर एनर्जी लेवल ये है, ठीक है, और एक हाई एनर्जी लेवल ये है। तो कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें जो है जो एनर्जी लेवल है वो कम हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अ सब्सटेंस दैट डिलेज द प्रोग्रेस ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग इफेक्टिव कोलिजन अमंग द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज नोन एज। अच्छा, ये बेसिकली बिल्कुल अपोजिट वर्किंग हो रही है कैटलिस्ट की। कैटलिस्ट जिस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है, यहाँ पर उस सब्सटेंस की बात हो रही है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर दे।
तो उसको हम नेगेटिव कैटलिस्ट या हम उसको इनहेबिटर भी कहते हैं, क्योंकि नेगेटिव कैटलिस्ट का ही दूसरा नाम इनहेबिटर है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड रिलीजेस ऑक्सीजन स्लोली एट रूम टेम्परेचर व्हेन बबल when blood is added to the solution, it impact can be observed in the following diagram। अच्छा, अब यानी कि इनिशियली बेसिकली अगर आप देखें बिफोर ब्लड इज एडेड तो बबल्स की क्वांटिटी कम थी, लेकिन जैसे ही इसमें ब्लड ऐड कर दिया गया तो जो बबल्स की क्वांटिटी है वो बढ़ गई है। इसका मतलब ये है कि ब्लड यहाँ पर एक कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहा है। तो बबल्स आर प्रोड्यूस रैपिडली बिकॉज द ब्लड कंटेन कैटलिस्ट कैटलाइज एंजाइम्स। तो ऑब्वियसली हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, लेकिन हम बाकी का ऑप्शन भी चेक करते हैं। सप्लाइज डिजॉल्व ऑक्सीजन, ये बेसिकली डिजॉल्व ऑक्सीजन, अगर ऐसा होता तो ब्लड के अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन रिलीज हो रही होती। इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये ब्लड हमारा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड नहीं रखता तो वो उसकी कंसंट्रेशन को नहीं बढ़ा सकता। न्यूट्रलाइजेशन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड विद द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, ब्लड के अंदर ऐसा कोई केमिकल नहीं होता है जो कि H2O2 को न्यूट्रलाइज करे, तो हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट था।